हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आज सुनिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी मुक्ति। वंदना वाजपेयी शिक्षक हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं और कहानीकार हैं। अपनी कहानियों में वो समस्याओं के प्रति सचेतन करती हैं तो कारगर उपाय भी बतलाती हैं। आज प्रस्तुत है उनकी कहानी मुक्ति मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। सुबह के 5:30 बजे हैं। ध्यान का समय पूरा हो गया। मैं अविचार से विचार की स्थिति में आ रही हूँ। मैंने आंखें खोलकर देखा। आसमान की पूर्व दिशा से हंसता मुस्कुराता सूरज किसी नन्हे शिशु की भांति अपने दोनों हाथों से क्षितिज का पर्दा फाड़ झांकने की कोशिश कर रहा है। वहीं आसमान के दूसरे कोने में खड़ा उदास सा चंदा अपना सामान बांधने की तैयारी करने लगा। एक की कहानी आज खत्म हुई तो दूसरे की शुरू। सोचने वाली बात यह है कि दोनों एक ही कहानी का हिस्सा हैं, जिसे वे अलग अलग समझ रहे हैं। वो दिन की एक ही कहानी है। सूरज और चंदा तो बस उसे मुकम्मल कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी की कहानी भी तो ऐसी ही है ना। जाने कितने पात्र आते हैं चले जाते हैं, पर उनके बिना हमारी कहानी मुकम्मल कहाँ होती है। ऐसी ही तो है मेरी भी कहानी, जो सुधीर के बिना मुकम्मल नहीं होती। मैं सुधीर के जीवन में रात बनकर आई या जबरन भेजी गई, कुछ भी कह लें, पर मेरी पूरी कोशिश रही कि वो रात अमावस की ना हो, पूनम की हो। अफसोस ऐसा नहीं हो सका। मैं और सुधीर मिले, वक्त की साजिशों के शिकार हुए। प्रेम या सहानुभूति के कुछ अंकुर फूटे, तड़पे, रोए, जुदा हुए। सुधीर बच्चों की तरह फपक कर पूछते, मेरा कसूर क्या था? मैं तड़प कर कहती, आखिर मेरा कसूर क्या था? आज सोचती हूँ तो लगता है कसूर हम दोनों का नहीं था। कहानी लिखने वाले ने हमारे पात्र ही ऐसे रचे थे। आज न जाने क्यों इतने वर्ष बाद वो कहानी खींच रही है, जबकि मैंने मन को स्थिर रखना सीख लिया है। आश्रम की श्रीलता जी कहती हैं, जब मन में विचार शोर मचाने लगें तो उनसे मुक्ति जरूरी है। मैं एक बार फिर उस कहानी को कहकर उससे मुक्त होना चाहती हूँ, क्योंकि कहानी मैं कह रही हूँ, इसलिए मत समझिएगा कि मैं सुधीर के पात्र के साथ कोई अन्याय करूँगी। कोशिश करूँगी उसके पात्र को जस का तस सबके सामने रख दूँ। हालांकि आसान नहीं है उस सुधीर के मन को बयां करना जो मेरा होके भी मेरा ना हुआ और मेरा ना होकर हमेशा के लिए मेरा हो गया। जरूर आपको उस वाक्य में विरोधाभास लग रहा होगा, पर यह विरोधाभास वाक्य में ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में भी रहा। कहाँ से शुरू करूँ? मैं अपने माता पिता की अकेली संतान थी। अकेली थी तो लाडली भी थी। मेरी एक छोटी सी जिद पर मेरी हर फरमाइश पूरी हो जाती। लेकिन सुख से भरे मेरे इस बचपन की उम्र बहुत छोटी थी। आज भी उनकी बस धुंधली यादें ही शेष हैं। 8वीं कक्षा में थी जब एक सड़क हादसे में मैंने अपने माता पिता को खो दिया। मुझ अनाथ को अपनाने को कोई निकट का रिश्तेदार तैयार ना हुआ। तब दूर के रिश्ते के एक चाचा ने हाथ बढ़ाया था। उन्होंने ही मुझे अपने घर में सहारा दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। उनका भी परिवार छोटा सा ही था, बस चाचा जी, चाची जी और उनका बेटा रोहित। चाची जी ने मुझे कभी दिल से नहीं अपनाया था। वो अक्सर मुझे ले आने के लिए चाचा जी को दोष देती। चाचा जी कभी उन्हें सुना अनसुना कर देते तो कभी मेरे माता पिता की जायदाद से खोली गई अपनी दुकान का वास्ता देकर चुप करा देते। इस दुनिया के व्यापार में हर पुण्य लाभ को देखकर ही किया जाता है। पराया घर, माता पिता के प्रेम के अभाव पर रोहित की थोड़ी सी भी भावनात्मक सहानुभूति जैसे किसी घाव का मरहम रख देती और मैं दर्द में भी मुस्कुरा उठती। रोहित मुझसे 2 साल बड़ा था। साथ खेलते कूदते एक आकर्षण हम दोनों को बांधने लगा। मैं जानती थी कि मैं चाचा जी के रहमो करम पर थी, दिल से एहसानमंद भी थी, पर प्रेम ने किसकी सुनी है। किसी आंधी तूफान की तरह प्रेम मेरे दिल के बंद दरवाजे को तोड़कर कब मेरी आत्मा में प्रवेश कर गया मुझे पता ही नहीं चला। घंटों बातें, मुलाकातें, प्रेम में समय का होश कहाँ। होश आया जब रोहित का अंश मेरे पेट में पलने लगा। उस समय मेरी उम्र मात्र 21 वर्ष थी। हाल ही में अंग्रेजी साहित्य लेकर बीए पूरा किया था। प्रेगनेंसी क्या होती है ठीक से पता नहीं था, पर कुछ अजीब सा महसूस होने पर रोहित के ही कहने पर कॉलेज से लौटते वक्त डॉक्टर को दिखाने चली गई। यू आर 4 months प्रेग्नेंट।
डॉक्टर की क्लिनिक से निकलते समय ये शब्द मेरे सर पे हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। मैंने घर आकर रोहित को बताया। नादान रोहित घबरा गया और सारी बात अपनी माँ को बता बैठा। माँ के मार्फत रोहित के पिता यानी चाचा जी तक बात पहुँचते ही घर में जैसे भूचाल आ गया। इस रिश्ते को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आनन फानन में दोनों को अलग करने की तैयारी होने लगी। परिवार की इज्जत को बचाने के लिए उन्हें सबसे अहम लगा मेरे पेट से रोहित के अंश को ख़त्म करना, पर डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से मना कर दिया। अब क्या हो? हम दोनों प्रेम करने के अपराधी थे और परिवार के सही गलत फैसले को मानने को विवश भी। जिस रोहित के अंदर मुझसे प्रेम करने की, मेरे साथ रिश्ता बनाने की हिम्मत थी, उसमें अपने परिवार के फैसले के खिलाफ जाकर मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं थी। एक छोटा सा तर्क देकर उसने बात खत्म कर दी। खिलाऊंगा क्या तुम्हें? अभी मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ। रोहित की तो उन्होंने जल्दी से शादी तय करके उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने की तैयारी कर दी, पर मेरा क्या हो? बात ज़्यादा दिन छुपाई नहीं जा सकती थी। ऐसे समय में चाचा जी को सुधीर की याद आई। सुधीर के पिता और चाचा जी अच्छे परिचित थे। सुधीर अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। वे कभी कभी चाचा जी के घर आते थे। उन्होंने मुझे देखा तो था, पर दुआ सलाम से ज़्यादा बात नहीं हुई थी। सुधीर बहुत ज्ञानी पर संकोची स्वभाव के थे। यहाँ तक कि लड़कियों से आंख मिलाकर बात भी नहीं करते थे। मुझे सुधीर का ये व्यवहार थोड़ा विचित्र लगना स्वाभाविक भी था। कहाँ मैं हर कदम पर उछलती पहाड़ी नदी और कहाँ वो अपने ही एकांत में विलीन शांत समुद्र। फिर भी कभी कभी चाचा जी के साथ की जा रही उनकी बातें मुझे अच्छी लगती। दरवाजे की ओर से सुनने की कोशिश करती तो रोहित हंसकर कहता, क्या सुन रही हो इस किताबी कीड़े को? हमें सुनो जो किताबें नहीं ज़िंदगी पढ़ते हैं। और मैं झट से हंसते हुए वहाँ से हट जाती। अभी कुछ महीने पहले ही एक हादसे में सुधीर की माँ गुजर गई थी। परिवार में बस सुधीर और उसके पिता बचे थे। स्त्री का अभाव घर को अजीब सी शून्यता से भर देता है। जीवन जैसे घिसट रहा था। चाचा जी को सुधीर में अपनी समस्या का समाधान नजर आया। मुझ पापिन को मेरे प्रेम के पाप के साथ उस अभागे के ऊपर थोपने की तैयारी होने लगी। एक कुशल व्यापारी की तरह चाचा जी उनके घर गए। वहाँ वो सुधीर के पिता से मिलकर बोले, यार तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस तरह चूल्हा चौका करते देखा नहीं जाता। मेरी मानो तो सुधीर की शादी कर दो। पर किससे? सुधीर के पिता चौंक कर बोले, तुम हाँ तो बोलो, सब हो जाएगा। चाचा जी को शतरंज की गोटियाँ बैठती हुई दिखीं। पर इतनी जल्दी अच्छी संस्कारी लड़की कहाँ मिलेगी? तुम तो जानते ही हो सुधीर इस समय माँ की मृत्यु से टूटा हुआ है। फिर मैं भी इस उम्र में बेटे को छोड़कर कहाँ अकेले रहूँगा? उसे हम दो उदास लोगों को संभालना होगा। हमें मानसिक स्तर पर समझना होगा। ऐसी लड़की एकदम से कहाँ मिलेगी? सुधीर के पिता ने सवाल उठाया। अरे परेशान मत हो, ये तो वही बात हुई कि घर में छोरा नगर में ढिढोरा। मेरी ही दूर की भतीजी है सुधा, अनाथ है, मेरे ही घर में पली बढ़ी है, शिक्षित शालीन सुंदर। क्या कमी है? बहुत लाडली है मेरी। तुम्हारे घर में देने में मुझे लगेगा कि जैसे अपने ही घर में है। आखिरकार हूँ तो पिता ही, भले वो मेरी बेटी जन्म से ना हो। बस तुम हाँ कह दो। चाचा जी ने अगली चाल चलते हुए कहा। तभी सुधीर भी वहाँ आ गए। उन्होंने बात सुन ली थी। चाचा जी की ओर देख कर बोले, चाचा जी मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं जानता हूँ जिसे आपने पाला है वो संस्कारी तो होगी ही। मैं तैयार हूँ। पिताजी को रसोई का काम करते देखना मेरे लिए भी कष्टप्रद है। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है। मेरे लिए तुम में और रोहित में कोई फ़र्क नहीं है। तो चलो बात पक्की। शह और मात के अंदाज में चाचा जी ने पहले से लाया हुआ मिठाई का डिब्बा सुधीर के आगे कर दिया। मिठाई खाने के बाद तुरंत ही मीठे हुए मन पर चाचा जी ने एक और मीठा बम फोड़ा। अगले 15 दिन बाद का मुहूर्त ठीक रहेगा। 15 दिन बाद? सुधीर और सुधीर के पिता दोनों ने लगभग चीखते हुए कहा, यह कैसे संभव है और इतनी जल्दी क्यों? अरे मुझ पर भरोसा रखिए। सुधीर को मैंने गोद खिलाया है, आप बस हाँ करिए, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी। रही जल्दी की बात, तो दरअसल 15 दिन बाद ही रोहित की शादी है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चला जाएगा। शायद बहन की शादी में ना आ पाए। मेरा लालच बस इतना है कि एक ही मंडप में 2 शादियां होने से मेरा खर्चा भी आधा हो जाएगा। दोनों भाई बहन भी एक दूसरे की शादी में शरीक हो लेंगे। बाकी आपकी मर्जी। चाचा जी ने बात कुछ इस तरह से रखी कि सभी को ठीक लगी। चाचा जी आप बड़े हैं, आपकी मर्जी का मेरे हृदय में पूरा सम्मान है।
जल्दी ज़रूर है, पर मैं दौड़ भाग कर तैयारी कर लूँगा। आप शादी की तैयारी शुरू करें। सुधीर ने चाचा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहो सुधीर, अब तो मेरे परिवार का हिस्सा बनने वाले हो। तुम शुरू से ही मेरे बेटे जैसे हो, अब तो बेटे ही बन जाओगे। दामाद बेटे से कम थोड़ा ही होता है। शादी जल्दी हो रही है। मैं जानता हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, पर मैं अपनी प्यारी भतीजी सुधा को खाली हाथ आपके घर नहीं भेजूँगा। मैं अपनी रांची वाली साबुन की फैक्ट्री सुधीर के नाम कर दूँगा। पर वो तो सुधीर की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि चाचा जी बीच में बोल पड़े। मुझे पता है वो बंद पड़ी है, कुछ थोड़ा बहुत लोन बकाया है, वो मैं अदा कर दूंगा, फिर तुम संभाल लेना। पर हमें कुछ नहीं चाहिए चाचा जी, और आप जानते हैं कि मेरा सपना बच्चों को पढ़ाने का है। मुझे मेरी मनपसंद नौकरी इस शहर में मिल गई है, फिर मैं पिताजी को अकेला छोड़कर दूसरे शहर में क्यों जाऊं? भविष्य में भी मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ जहाँ गरीब बच्चों को दुनिया की बेहतरीन शिक्षा मिले। सुधीर ने फैक्ट्री न लेने की वकालत करते हुए कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, चाचा जी ने बात बदलते हुए कहा। इधर मैं रोहित और अपने प्यार के रंग के ऊपर सुधीर और अपने कर्तव्य के रंग चढ़ाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। कितना तकलीफ देता है वो प्रेम जिसका अंत मिलन ना होकर जुदाई हो। दिन में मेरे हाथों में मेहंदी लग रही होती, हल्दी चढ़ रही होती, लड़कियां ढोलक पर फिल्मी गीतों पर नाच रही होती, और सबके बीच लजाती मुस्कुराती मेरी आंखें रात को अकेले में सावन बहादुर हो जाती। एक आश्चर्य की बात थी, रोहित और मैं जुदा हो रहे थे, पर पीड़ा सिर्फ मेरे मन में थी। मैंने उसके चेहरे पर दर्द की वो रेखाएं कभी नहीं देखीं जो लाख कोशिश करने पर भी मेरे चेहरे से हटती नहीं थीं। आखिर ऐसा क्या समझा दिया था चाचा जी ने जो वो मुझसे इस कदर बेगाना हो गया था? कहाँ वो अपनी नई जीवन संगनी के सपने देखने में व्यस्त था, और मैं भविष्य की आशंका से भयभीत। शादी में भी रोहित मुझसे कटा कटा सा ही रहा। मैंने कितनी कोशिश की, पर उसने एक बार बात करने का मौका भी नहीं दिया। शायद उसकी रुचि सिर्फ मेरी देह में थी। मेरे मन में प्रेम के पौधे के ऊपर नफरत की बेल चढ़ने लगी। ओशो कहते हैं, जिससे प्रेम होता है नफरत भी उसी से होती है, उसी अनुपात में, कम या ज़्यादा। शायद ओशो ने ठीक ही कहा होगा, लेकिन नफरत के रूप में ही सही, प्यार तो जिंदा रहता है। विदा के समय मैं फूट फूट कर रोई, आम लड़कियों से कहीं ज़्यादा। मुझे सिर्फ विदा का दुख नहीं था, मेरे आंसुओं में 3 धाराएं शामिल थीं। रोहित की बेवफाई की, रोहित के पिता यानी चाचा जी के अन्याय की, और गर्भवती अवस्था में पति गृह में प्रवेश करने की बह की। उस दिन विदा समय चाची जी की सख्त ताकीद, कुछ भी करो पर सुधीर को महीने 2 महीने तक कुछ भी पता न चल पाए, फिर कह देंगे बच्चा जल्दी हो गया, प्रीमैच्योर डिलीवरी। आम तौर पर आदमियों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, और सुधीर और उसके पिता तो हैं ही आला दर्जे के सीधे। मैं रिश्ते की एक नई डोर से बंधकर सुधीर के साथ उसके घर की तरफ चल दी। अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए मैं चाची जी की हिदायत पर अमल करना चाहती थी, पर भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। ससुराल में पहले कुछ दिन अच्छे बीते। हालांकि सुधीर ने मुझे छुआ नहीं था, पर उनके रोम रोम से प्यार बरस रहा था। वो मेहमानों के जाने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे इतना प्यार करेंगे जितना कभी किसी ने किसी को नहीं किया होगा। वो मेरी शिक्षा की, रूप की, संस्कारों की तारीफ़ करते नहीं थकते। इन दिनों में मैं इतना तो जान ही गई थी कि सुधीर कितने ज्ञानी हैं। उन्होंने हजारों किताबें पढ़ रखी हैं। देश, समाज, दुनिया को बदलना उनका सपना है, और इस सपने की शुरुआत वो बच्चों से करना चाहते हैं। बच्चे भविष्य का भारत हैं, इसलिए बदलाव यहाँ पर किया जाए तो वो स्थायी होगा। कितनी अजीब बात थी कि रोहित के प्यार में झूलता मेरा मन कुछ ही दिन में सुधीर के सामने श्रद्धा से झुकने लगा। सुधीर का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था, शांत, स्थिर, किसी गहरी नदी की तरह जिसमें मैं डूबने लगी। रोहित का साथ छूटा जरूर था, पर मैं अपने भाग्य पर इतरा उठी कि इतना ज्ञानी, भविष्य दृष्टा और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित व्यक्ति मुझे पति रूप में मिला है। क्या प्रेम 2 बार हो सकता है? या हम आकर्षण, शरीर की मांग और प्रेम के अंतर को मासूम उम्र में समझ ही नहीं पाते? रोहित के बचपने पर सुधीर का ज्ञान हावी होने लगा। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि सुधीर मेरे सामने आ गए। आज सब मेहमान चले गए हैं। आज रात सुधीर ने आंख मारते हुए जानबूझकर वाक्य आधा छोड़ दिया। लाज ने मेरे गालों पर दस्तक दी और दिल में अनेक आशंकाओं ने।
पर मेरे जीवन की रात दोपहर में ही हो गई। रसोई में बर्तन रखते जाते पानी पर मेरा पैर फिसल गया, मोच आ गई। मेरे लाख मना करने पर भी सुधीर डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने मुझे चेक करने के बाद झिड़की दी। ऐसी हालत में आपको संभल कर रहना चाहिए, आपके और बच्चे दोनों के लिए खतरा है। बच्चा? खतरा? क्या मतलब है आपका? सुधीर ने हतप्रभ होते हुए पूछा। अरे आपने अपने हस्बैंड को अभी तक बताया नहीं? डॉक्टर ने मेरी तरफ देख कर कहा। फिर सुधीर की तरफ मुड़कर बोले, चलिए मैं ही आपको खुशखबरी सुना देता हूँ। मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हैं। आपकी वाइफ 4.5 मंथ प्रेग्नेंट है। खुशखबरी सुनाकर डॉक्टर तो चला गया, पर सुधीर अगले आधे घंटे तक वहीं खड़े रहे, बिना हिले बिना डुले, जड़वत। सुधीर घर से बाहर निकल गए और घंटों तक नहीं लौटे। मैं जानती थी कि वो किसी अकेले स्थान पर बैठकर रो रहे होंगे। कुछ दिन में इतना तो मैं जान ही गई थी कि सुधीर को धोखे से सख्त नफरत है। उनके जीवन का आधार सच्चाई और ईमानदारी थी। यही संस्कार वो स्कूल के बच्चों में बो रहे थे। वो तो छोटे छोटे झूठ से भी चिढ़ते थे, फिर ये तो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। इन घंटों में मेरा दिमाग भी तो एक पल शांत नहीं बैठा। हर गुजरते पल के साथ मेरी आशा धूमिल होने लगी। मुझे लगा सुधीर मुझे छोड़ देंगे और तब सबको मेरे व रोहित के बच्चे के बारे में पता चल जाएगा। मैं घबरा गई। मैं क्या करूं? मैं अनाथ, अकेली। चाचा जी भी अब मुझे आश्रय नहीं देंगे। बदनामी तो उनके बेटे की भी होगी, शादी भी टूट सकती है। इधर सुधीर के घर में रह नहीं पाऊंगी। आखिर मैं जाऊं कहाँ? आखिरकार मैंने चाची को फ़ोन कर सब बताने का निर्णय किया। थोड़ी देर में चाचा जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की आशंका थी, इसकी मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। तुम ऐसा करो, अपने बैग की चोर जेब खोलो, उसमें नींद की गोलियां रखी हैं, खा लो। मैं डर गई। मैंने घबराते हुए पूछा, चाचा जी क्या अब आत्महत्या ही विकल्प है? क्या मुझे रोहित से प्रेम करने की सज़ा अपना जीवन देकर चुकानी पड़ेगी? चाचा जी का क्रोधित स्वर सुनाई पड़ा। पागल लड़की, तुम तो बेहयाई और एहसान फरामोशी करके बैठ गई। फिर भी मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं चाह सकता, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु के बाद सारी सच्चाई सामने आने पर मैं और रोहित ही फंसेंगे, और ये मैं किसी कीमत पर होने नहीं दूंगा। तुम बस गोलियां खा लो, बाकी क्या करना है मैं देखता हूँ। आगे क्या क्या करना है ये भी उन्होंने मुझे समझा दिया। किसी के कहने पर आत्महत्या करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पता नहीं वो बचाए ना बचाए, पर मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं जानती थी कि सुधीर निर्दोष है, पर मैं उस समय किसी रोबोट की तरह वो सब करने को विवश थी। शायद मैं भी स्वार्थी हो गई थी। मैं खुद को तर्क देने लगी। मेरा दोष क्या था? और फिर मेरा जीवन, मेरी इज्जत, ये भी तो कीमती है। मैं गहरी नींद की आगोश में जाने लगी। तभी चाचा जी आए। वो मेरे कुछ छूटे हुए सामान देने का बहाना करके आए थे। सुधीर के पिता ने मुझे आवाज़ दी, पर मैं उठकर ना जा सकी। चाचा जी मेरे कमरे में आए और मेरी दशा देखकर सुधीर के पिता पर चिल्लाने लगे, अरे अरे ये क्या कर डाला? मार डाला मेरी बेटी को? इतना जुल्म, इतना जुल्म! हे भगवान! इससे पहले कि सुधीर के पिता कुछ समझ पाते, मुझे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर को मेरे ब्लड में जहर मिला। तुरंत पुलिस आ गई। ये चाचा जी की जीत थी। उन्होंने सुधीर पर दहेज का मुकदमा कर दिया। शाम को जब सुधीर निराश हताश से घर लौटे तो पड़ोसियों ने सूचना दी, आपकी पत्नी हॉस्पिटल में है। सुधीर हड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पुलिस पहले से खड़ी थी। सुधीर और उसके पिता के नाम अरेस्ट वारंट था। सुधीर के हाथों से तोते उड़ गए। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करें। पुलिस वाले ने ही आगे कहा, आपने अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की है, वो बेहोश हैं। जब उन्हें होश आएगा तब उनके बयान पर निर्भर करेगा कि आपने उन्हें जहर दिया था या नहीं। जहर? सुधीर चौंकते हुए बोले, क्या मतलब है आपका? मैंने कोई जहर नहीं दिया। आप ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फिर दहेज का मुकदमा किसने किया? मैं तो सुबह से घर से बाहर था। जी हाँ, हमें पता है। आप अपनी पत्नी को जहर देकर घर से बाहर फरार हो गए और उसके मरने की प्रतीक्षा करने लगे। आपने हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की। ये तो भला हो कि लड़की के चाचा उसी समय पहुंच गए, वरना हम भी पुलिस वाले हैं, डंडे मार मार कर सब सच उगलवा लेंगे। अरे बड़े बड़े खूनी मुजरिम नहीं छोड़े हैं, आपकी क्या बिसात है? सुधीर ने चाचा जी की तरफ देखा। वो आंसू पोंछते हुए बोले, ये क्या किया सुधीर तुमने? बेटी की तरह पाला था सुधा को। कोई सज़ा देनी तो हमें दे देते, कम से कम उसे तो छोड़ देते। कमीने,
जोर से चिल्लाते हुए सुधीर ने चाचा जी की गर्दन पकड़ ली। बुढ़े, मैं तेरी इज्जत करता था, तूने अपनी गर्भवती भतीजी मेरे सर मढ़ दी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले चाचा जी की गर्दन घरघराने लगती, पुलिस वालों ने सुधीर को खींचकर अलग कर दिया। पुलिस वाले ने 2 डंडे सुधीर को मारते हुए कहा, साले औकात में रह, इन्होंने सब मुझे बता दिया है। तू ही छुप छुप कर शादी से पहले इनकी भतीजी से मिलता रहा है। जब वो गर्भवती हो गई तब तूने शादी से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने अपनी साबुन की फैक्ट्री देने की पेशकश की, तब जाकर तूने हामी भरी। बहुत देखे हैं तेरे जैसे। जेल की चक्की पीसेगा, साथ साथ तेरा बाप भी पीसेगा। किसी औरत को आशिकी में फंसाकर इतना हल्के से लेता है। अब देखना, बाल पक जाएंगे, जेल से छुटकारा नहीं पाएगा। अपने पिता का नाम सुनते ही सुधीर कांप उठे। ओह, तो दंड उनके पिता को भी मिलेगा। उसने अपने पिता की तरफ पलट कर देखा। उनकी आंखों में लाचारगी के आंसू थे। सुधीर की बोलती बंद हो गई। कल तक सुधीर व उनका परिवार शहर का इज्जतदार परिवार था, पर आज वो गुनहगारों में शामिल था। पुलिस की लाठी और डंडे खा रहा था, उस गुनाह के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। तभी मुझे होश आया। आगे मुझे क्या कहना है चाचा जी ने मुझे पहले बता दिया था। मैंने सुधीर को बुलाया। सुधीर की आंखों में गुस्सा था। मैंने सुधीर के सामने शर्त रख दी, मेरे बच्चे को अपना लो सुधीर, फिर मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। मैं जानती थी सुधीर के पास कोई चारा नहीं है। दहेज का कानून बहुत कड़ा था। उन्होंने हामी भर दी। मैंने नई कहानी बनानी शुरू की। मैंने जज के सामने बयान दिया, ये कीड़े मार दवा मैंने मायके में ही कीड़ों को मारने के लिए खरीदी थी। ना जाने कैसे विदाई के समय सूटकेस में मेरे साथ आ गई। आज सुबह से सर बहुत दर्द कर रहा था। मैंने अनजाने में इसे सिर दर्द की दवा समझकर खा लिया। इसमें सुधीर का कोई दोष नहीं है। चाचा जी ने मुकदमा वापस ले लिया। मैं हॉस्पिटल से घर आ गई, पर एक दर्द भरी कहानी मेरा इंतज़ार कर रही थी। घर आते ही सुधीर ने चिल्लाना शुरू किया, शर्म नहीं आई तुम्हें? किसी का पाप मेरे सर मढ़ते, गर्भवती होकर धोखा देकर फेरे लेते हुए। मैंने खुद को बचाने के लिए झूठ बोला। मुझे पता ही नहीं था सुधीर कि मैं गर्भवती हूँ। पर मेरे झूठ पर सुधीर आग बबूला होकर बोले, ओहो, तो तुम्हें यह भी पता नहीं होगा कि किसी ने तुम्हें इस तरह छुआ कैसे? तुम तो मासूम हो, सब नींद में हो गया होगा। मैं रोने लगी। नहीं सुधीर, मैंने प्यार किया था, पर उसने धोखा दिया। अच्छा, तो ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए तुमने मुझे धोखा दे दिया? सुधीर ने कटाक्ष किया। नहीं सुधीर, मैं ऐसा चाहती नहीं थी, पर मैं विवश थी। मैं चाचा जी के एहसान के आगे दबी हुई थी। मुझे माफ़ कर दो सुधीर। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे दिल में कभी नहीं रह पाऊँगी। मुझे बस अपने घर में रहने की इजाज़त दे दो। मैं नौकरानी की तरह पड़ी रहूँगी। मैं तुम्हारी व बाबूजी की सेवा करूँगी। मुझे महसूस हुआ माँ को खो चुके नर्म दिल सुधीर पर मेरे आंसू असर कर रहे हैं। मैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुधीर कुछ ठंडे पड़े। उन्होंने शांत स्वर में मुझसे कहा, अच्छा अच्छा रो मत, पर इतना तो बताओ कि इस बच्चे का पिता कौन है? रोहित, मैंने एक शब्द में उत्तर दिया। रोहित? सुधीर ने लगभग चीखते हुए कहा। नफरत, क्रोध और दुख, 3 भाव उनके चेहरे पर उभरे और वो चक्कर खाकर वहीं फर्श पर बैठ गए। सुधीर समझ गए कि पिता समान रोहित के पिता ने उनको सुनियोजित योजना के तहत धोखा दिया है। जिन्होंने बचपन में उसे गोद में खिलाया, उन्होंने पीठ में छुरा भोंक दिया। इतना बड़ा विश्वासघात, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा प्लॉट, और वो उसके शिकंजे में आ गए। मौका देख मैं सुधीर के पैरों पर जा पड़ी और रोते कलपते हुए कहा, चाचा जी की साजिश पूरी हुई। अब वो मुझे मार डालेंगे, क्योंकि अगर इसी शहर में ये बच्चा पैदा हुआ तो उन्हें भय होगा कि कहीं राज ना खुल जाए और उनके बेटे का सुखद वैवाहिक जीवन नष्ट ना हो जाए। अभी उन्होंने मेरे बैग में सरदर्द की गोली के स्थान पर जहर रखा है, फिर न जाने कब वो मुझे मरवा डालें। मेरी जान खतरे में है सुधीर। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, पर मेरे मरते ही तुम और बाबूजी फंस जाओगे। दहेज का मुकदमा फिर से खुल सकता है। मुझे दूसरे शहर ले चलो प्लीज़। सुधीर को मुझ पर दया आने लगी, या फंस जाने की आशंका से वो भयभीत हो गए। वो मुझे उठाकर बोले, पर जाऊँ कहाँ? मैंने जोर देकर कहा, रांची। और कहाँ? रांची? पर रांची क्यों? सुधीर ने मेरी तरफ दृष्टि गड़ा दी। वो इसलिए क्योंकि वहाँ चाचा जी की फैक्ट्री तो है ही, साथ में रहने का उनके दोस्त का खाली पड़ा हुआ घर भी। फैक्ट्री तो वो आपको दे ही चुके हैं। अभी आपके पास किसी दूसरे शहर में आय का कोई साधन ही नहीं, तो हम रहेंगे कहाँ?
वहाँ काम और घर दोनों का इंतजाम हो जाएगा। सुधीर चुप हो गए। वो सोचने लगे। शायद उन्हें मेरी बात ठीक लगी। कहीं ना कहीं सुधीर जानते थे कि अगर यहीं रहूँगी तो मुझे चाचा जी से और मेरे आने वाले बच्चे से उनके घर की इज्जत को खतरा है। प्रेम पाप नहीं होता, पर प्रेम से उत्पन्न बच्चे पाप हो जाते हैं। समाज का यही नियम है। वो मेरे साथ चलने को राजी हो गए, या यूँ कहूँ कि वो साथ तो थे पर साथ नहीं थे। मैं भी इस शहर को छोड़कर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी बसाना चाहती थी, ताकि इस शहर की यादें बार बार मेरे मन पर पुरानी यादों की नुकीली खरोंचें न डाल सकें। सुधीर के हाँ कहते ही हमारा सामान पैक होने लगा। सुधीर के पिता आंखों में आंसू भरे खड़े थे। तभी पड़ोस की औरत आई। वो पूछने लगी, आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी शहर छोड़ के जाने की? सुधीर के पिता पत्नी खो चुके हैं, बेटा भी छोड़कर चला जाएगा तो खुद को कैसे संभालेंगे? मैंने वही कहा जो चाचा जी ने मुझसे कहने के लिए कहा था। दरअसल चाचा जी की बहुत सारी ज़मीन जायदाद व फैक्ट्री भी रांची में है। उसी के कारण रांची जा रहे हैं। इनका कहना है अब वहीं बसेंगे। बस मेरे मुंह से ये निकलना था कि बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि सुधीर ने पैसे के चक्कर में अपने पिता को छोड़ दिया। उफ, कैसी औलाद है। जब तक ये आरोप सुधीर तक पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था जरा सी बात का इतना बतंगड़ बन जाएगा। ऐसे ही आरोप सुधीर के बारे में चाचा जी ने परिचित अपरिचित सबको सुना दिए थे। इन झूठे आरोपों ने सुधीर को बिल्कुल तोड़कर रख दिया। वो किस किस को समझाते और क्या क्या समझाते। एक इंसान जो झूठ से नफरत करता था, उसके सामने झूठ का सारा साम्राज्य था, जिसमें वो बुरी तरह फंस गया था। हम रांची तो पहुंच गए, पर सुधीर असली सुधीर नहीं थे। बेहद निराश, टूटे, थके थे। जिंदगी का ये हिस्सा बहुत फास्ट ट्रैक पर चला गया था। एक सुकून भरी जिंदगी की ख्वाहिश करती हुई मैं सुधीर के साथ रांची आ गई। हमने नए जीवन की शुरुआत की। मैं अतीत भुलाकर सुधीर की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भरना चाहती थी। आखिर रोहित ने भी तो नई ज़िंदगी शुरू कर दी है, तो मैं और सुधीर क्यों नहीं? पर शायद मैं गलत थी। पुरुष किसी भी पल अपने अतीत से पल्ला झाड़ सकता है, पर स्त्री नहीं। फिर मेरा अतीत तो मेरी कोख में भविष्य का आकार ले रहा था। मैंने सुधीर को अपने रंग में रंगने की हर संभव कोशिश की, पर वो अभी भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे। उनको मनाने रिझाने के लिए मैं रोज़ नए नए उपक्रम करती। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने एक टीवी सीरियल देखकर कुछ फिल्मी अभिनय करने की गरज से मैंने अपना दुपट्टा इस तरह लहराया कि सुधीर के चेहरे को ढक ले। सुधीर ने गुस्से में दुपट्टा आग के हवाले करते हुए कहा, यह छिछोरापंती यहाँ नहीं चलेगी। कितने किस्से हैं जहाँ मैं बार बार अपमानित महसूस करती। मैं तो पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहती थी, लेकिन सुधीर ने दूरियां बना रखी थीं। हम पति पत्नी थे भी और नहीं भी थे। वैवाहिक मंत्रों से जुड़ा हमारा रिश्ता तन और मन से न जुड़ सका। कुछ हद तक मैं मानसिक रूप से टूटने लगी थी। और सुधीर, पता नहीं, कुछ पक्के तौर पर नहीं कह सकती, क्योंकि उनके दिल में मेरी चिंता फिक्र थी, पर दिमाग में सिर्फ नफरत। ऐसे समय में सुधीर ने शराब का सहारा ले लिया। मैं रोकना चाहती थी, पर मना करती भी तो किस हक से? मैं सिर्फ नाम की पत्नी थी। सुधीर पर मेरा कोई हक नहीं था। हमारा रिश्ता कांटों की सेज से शुरू हुआ था, जो सिर्फ गढ़ने ही गढ़ने थे। जिंदगी की दुश्वारियां अभी खत्म नहीं हुई थी। साबुन की फैक्ट्री भयंकर लोन में डूबी हुई थी, दिवालिया होने की कगार पर। शायद इसीलिए चाचा जी ने उसे सुधीर को दिया था। उन्होंने देने से पहले कोई भी लोन अदा नहीं किया था। लोन देने वाली फैक्ट्री के मालिक गुंडों के साथ तगादे देने घर आने लगे। वो घर के बाहर जोर से चीखते चिल्लाते गाली गलौज करते। मुझे बहुत डर लगता। ये बात मैंने सुधीर को बताई, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें मेरी परवाह थी कहाँ। शराब और किताब उनकी आती और जाती सांस बन गए थे। जितनी तेज़ी से वो शराब हलक से नीचे उतारते, उतनी तेज़ी से किताब पढ़कर ख़त्म कर देते। शराब से उनके कदम भले ही लड़खड़ा जाते हों, पर ज्ञान का उजास उनके चेहरे पर रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा था। शायद इन किताबों का ही असर था कि वो अपनी हार को भुलाकर फैक्ट्री चला करके कमाए पैसों से बच्चों के लिए एक आश्रम खोलने के सपने फिर देखने लगे थे। कितनी भी रात हो, जीने के लिए इंसान को सुबह की आशा रखनी ही होती है। सुधीर के लिए वो सुबह फैक्ट्री थी और मेरे लिए मेरा बच्चा। मुझे लगता एक बार मेरा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो मेरे जीवन को एक लक्ष्य मिल जाएगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होगी। वो मुझे प्यार करेगा, सच्चा प्यार।
मैं अपने संभावित बच्चे की नन्ही नन्ही हथेलियों की अस्पष्ट रेखाओं में अपने जीवन के उजास की कल्पना करती थी। कहीं न कहीं ये कल्पना भी थी कि शायद बच्चे की नन्ही नटखट हरकतों से गुंजारित घर सुधीर के मौन में शब्दों का संचार कर दे और हमारा ये छोटा सा घर मुकम्मल आशियाने में तब्दील हो जाए। वो दिन सुधीर को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिशों का ही एक दिन था। कई बार औरतों के मुंह से सुना था, पुरुष के दिल में जाने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। मैंने इसके लिए महीनों तैयारी की थी, ये पता करने की कि सुधीर को खाने में क्या क्या पसंद है। मैं जानती थी मुझे तो वो बताएंगे नहीं, पर वो क्या क्या खाते हैं और कौन सा भोजन उन्हें तृप्ति देता है इस पर गौर किया था। उसे बेहतर से बेहतर ढंग से बनाना व सजाना सीखा था। उस दिन सुधीर के उठने से पहले ही उनकी पसंद का ढेरों नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। सबसे सुंदर टी शर्ट निकाला, एक सुंदर सी कलात्मक कांच की प्लेट में थोड़ा पानी डालकर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर दीं और खुद नहाने चली गई। नहाते हुए मुझे एहसास हुआ कि सुधीर शायद बाहर का गेट बंद कर रहे हैं। मुझे भय हुआ कि कहीं वो जल्दी फैक्ट्री के लिए ना निकल जाएं। मैं जल्दी से एक बड़ी सी टॉवल में खुद को लपेट कर बाहर निकल आई। लगभग दौड़ते हुए खिड़की के पास से बाहर का गेट देखा। गेट बंद था। कुछ आश्वस्त हुई, फिर मेरे कदम डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गए। नाश्ता वैसे ही रखा था। दिल को तसल्ली हुई। तभी सुधीर वहाँ आ गए। उन्होंने एक नज़र नाश्ते और मेरे ऊपर डाली। मैं अपने में सिमट गई। प्रेम की हल्की सी दस्तक ने मेरे गालों को प्लेट में सजे गुलाब की पंखुड़ियों के मानिंद लाल कर दिया। तभी सुधीर ने तेज आवाज़ में कहा, ये सब क्या है? सुनो, रोहित के साथ चाहे तुम जितनी रंगरेलियाँ मना चुकी हो वो ठीक है, चाहो तो यहाँ भी किसी और के साथ मना लो, पर यह सब वेश्यावृत्ति यहाँ मेरे साथ नहीं चलेगी। शादी हुई है तो खिलाता रहूँगा तुम्हें ज़िंदगी भर, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई स्थान न था, ना है, ना होगा। मेरी आंखों से आंसू झरने लगे। सुधीर जोर से चिल्लाए, अब खड़ी क्या हो, जाओ भागो यहाँ से। सुधीर फैक्ट्री के लिए बिना नाश्ते के लिए निकल गए। मैं काफ़ी देर तक वहीं उसी मुद्रा में खड़ी आंसू बहाती रही। वेश्यावृत्ति, कितनी आसानी से कह दिया ये शब्द सुधीर ने, जिसने मेरी आत्मा को चीर के रख दिया। स्त्री के प्रेम को वेश्यावृत्ति नाम दिया जाता है, और पुरुष का प्रेम वो क्या होता है? या पुरुष का प्रेम होता ही नहीं, जैसे रोहित का नहीं था। उसके बाद हमारे बीच सिर्फ एक मौन नदी ही बही, जिसमें बहते रहे दर्द। वो बहुत भयानक सुबह थी जब सुधीर के घर से बाहर निकलते ही गुंडों ने हमारा घर घेर लिया। मेरा 8वां महीना था। वो खिड़कियों के शीशों पर डंडे मार मार कर घर खाली करने को कह रहे थे। गंदी गालियाँ बक रहे थे। भय के कारण मुझे लेबर पेन उठने लगा। गुंडे जब वार्निंग देकर चले गए तब मैंने किसी तरह से घिसटते हुए फ़ोन तक पहुंचकर डॉक्टर को फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत एडमिट होने को कहा। फिर पास पड़ोस वालों को भी फ़ोन किया। पड़ोसियों के मदद से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सुधीर मेरे पास आए। उस दिन उनकी आंखों में चिंता का भाव दिखा था। लोग भी सुधीर को राय देने लगे, आप भी कहीं से पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए या उसके मालिक से बात कर लीजिए। ये रोज़ रोज़ तगादे वाले घर आए ठीक नहीं है। आपकी पत्नी को भी कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुधीर ने अपने पिता से बात की। उन्होंने अपने घर को बेचकर लोन के पैसे भरे। पिताजी ने एक घर किराए पर ले लिया। सुधीर मालिक बने और पिताजी किराएदार। कुछ दिन हॉस्पिटल के आईसीयू में रहने के बाद भी बच्चा स्टिल बॉर्न पैदा हुआ, जिसे 9 महीने पेट में रखा, जिसके कारण मैं सबकी अपराधिनी बन गई, जिसके कारण सब सहती रही, जिसके साथ जीने की आशा मुझ में हर दर्द को झेलने की हिम्मत भरती रही, वो भी मुझसे नज़रें चुरा कर चला गया। मैंने तो एक बार भी उसकी मुस्कुराहट नहीं देखी। देखा तो बस एक मांस का पिंड। मैं किसी तरह से अपने दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के समय डॉक्टर ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए एक और दुखद सूचना दी कि मैं अब कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। क्या? मेरा दिल बैठ गया और आंखें बार बार नम होने लगीं। ये मेरी दुनिया का अंत था। अपने बच्चे और बच्चा होने की संभावनाओं को खोकर मैं निराशा में जाने लगी, अवसाद में घिरने लगी। मुझे घर की हर दीवार पर अपने बच्चे के खून के दाग दिखाई देते। मैं ज़ोर से चीखती, कभी दीवारों को पकड़कर रोती। मैं रात में घंटों आसमान में तारों के बीच अपने बच्चे को ढूंढते हुए सोचती, मेरा ये सहारा भी छिन गया। मेरे दामन में सिर्फ आंसू ही रह गए। मैं दुनिया में अकेली रह गई। जिसके साथ कोई अपना था
तो वो सुधीर था, कोई बेगाना था तो वो सुधीर था। मेरी दुनिया सुधीर तक सिमट गई और सुधीर की दुनिया में मैं कहीं थी ही नहीं। उनका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से दो भागों में विखंडित हो गया। एक वो ज्ञानी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो अपने सपने को पूरा करने के जुनून में न दिन देखता न रात। ओशो और कृष्ण से प्रभावित सुधीर के विचार इतने प्रभावशाली थे कि वो सड़क पर रुककर कुछ बोलने लगते तो भी लोग रुककर उन्हें सुनने लगते। दूसरी ओर ऐसा पति जो नफरत की आग में जल रहा था, जो किसी भी सूरत में अपनी पत्नी के अपराधों को क्षमा करने को तैयार नहीं था। कितनी विटंबना है कि मैं सुधीर के जीवन में एक साजिश के तहत आई थी, पर मैं उनसे प्रेम करने लगी। उनका ज्ञान, दर्शन, सोच, उनके व्यक्तित्व का हर पक्ष मुझे अच्छा लगता। मैं सामान्य पत्नी बनना चाहती थी, पर सुधीर मुझसे बात भी न करते। मुझको देखकर उन्हें अपना अतीत याद आ जाता। वो चीखने चिल्लाने लगते। कभी कभी मुझसे दया की भीख मांगते। तुम मुझे तलाक दे दो, मुझे छोड़ दो, कहीं और अपना घर बसा लो, तुम भी जी सको और मैं भी जी सकूं, मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। वो जानते थे कि वो मुझे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर दहेज का मुकदमा था जो दोबारा खुल सकता था। मैं फपक कर रो पड़ती। सुधीर, ऐसा मत कहो, अब मैं प्रेम को समझी हूँ। रोहित के प्रति मेरा कच्ची उम्र का आकर्षण था, प्रेम नहीं। तुम जैसा ज्ञानी व्यक्ति मुझे पति रूप में मिला है। अब तुम्हें छोड़कर मैं किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोच सकती, कभी नहीं। तुम इतने ज्ञानी हो, सबको माफ़ कर सकते हो, तो मुझे क्यों नहीं? मैं तुम्हारी ब्याहता पत्नी हूँ और इसी पहचान के साथ मरना चाहती हूँ। यह प्रेम जो हर रोज़ तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में बढ़ता जा रहा है, आखिर उसमें मेरा कसूर क्या है? सुधीर मेरी इस बात पर मुझे एक नज़र तिरस्कार से देख कर चले जाते। उन्हें मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। इस तरह हम दोनों अवसाद में जी रहे थे। जहाँ मेरे जीवन का उद्देश्य था किसी भी प्रकार से सुधीर का दिल जीतना, वहीं सुधीर मुझसे छुटकारा पाकर अपने जीवन में नए रंग भरना चाहते थे। सुधीर की नफरत नए रंग लाने लगी। उन्होंने मुझे अपनी तरह से सताना शुरू किया। सुधीर के जितने मित्र परिचित थे, सबके यहाँ जा जाकर मुझे आलसी, कामचोर, झगड़ालू कहते। अपने सर पर हाथ से मारते हुए कहते, मैं बुरी तरह फंस गया इस औरत के चक्कर में। वो अपने सब परिचितों की सहानुभूति लेना चाहते थे, विशेषकर महिलाओं की। खाना भी अक्सर यहाँ वहाँ खाकर ही लौटते। इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिनसे उनके बहुत आत्मीय रिश्ते थे। वो रिश्ते शारीरिक थे या नहीं, ये मैं लाख कोशिश करने के बाद भी जान ना सकी। वैसे भी एक महिला को दूसरी महिला की बुराई सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं कामचोर तो वो बिना कुछ मेहनत करे कामकाजी सिद्ध हो जाती। मुझे समझाने का ढोंग रचती, अच्छी पत्नी के गुर सिखाती। मुझे गुस्सा तो बहुत आता, यही तो सुधीर चाहते थे। मैं गुस्सा करके उन्हें छोड़ दूं और वो बेचारे बन जाएं और महिलाओं की सहानुभूति पाएं। अपने बच्चे को खोकर मैं भी किसी हालत में सुधीर को खोना नहीं चाहती थी। मैं हर तरीके से कोशिश करती कि सुधीर का दिल जीत सकूं, पर सुधीर हर कोशिश को ठुकरा देते। सुधीर को छोड़कर कहीं और जाने का ख्याल भी मुझे खपा देता। एक तरफ तो मैं दिल से सुधीर के रंग में रंग गई थी, फिर आखिर मैं अनाथ जाती कहाँ? चाचा जी तो मुझे अपनाते नहीं। नफरत भरा रिश्ता ही सही, एक अधिकार तो था मेरा इस घर में रहने का। जहाँ जहाँ सुधीर मेरी बुराई करते, वहाँ वहाँ मैं बताती कि मैं सुधीर को कितना प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। पर मेरे काम उन्हें पसंद नहीं आते। मैं सिर्फ अपने पति का दिल जीतने की कोशिश कर सकती हूँ और वो कर रही हूँ। हमारे जानने वाले भी असमंजस में थे, किसकी सुने किसकी नहीं। हर रोज़ एक उबाऊ दिन एक कभी न खत्म होने वाली रात में बदल जाता। जिंदगी की चाल मध्यम हो चुकी थी। जिस दाम्पत्य जीवन में कुछ ना हो, वहाँ झगड़ा ही जीने का सहारा बन जाता है। इससे एक तो मेरी मोनोटोनी खत्म होती और शायद हम दोनों के दिल का गुबार भी निकल जाता। हमारे बीच भयंकर झगड़े होते। हर झगड़े के बाद ऐसा लगता कि हम दोनों में से कोई ना कोई अपने को ख़त्म कर लेगा, पर ऐसा होता नहीं। हम अगली सुबह फिर उठते, फिर झगड़ते और रात को फिर सो जाते। बीच बीच में कुछ ऐसे दिन आते कि लगता कि सब कुछ बदल जाएगा, पर उदासी हमारे घर का स्थायी भाव हो गया था। फैक्ट्री बिक चुकी थी, पर सुधीर के बाल आश्रम के सपने अभी कायम थे। वो जहाँ भी काम करते पूरी ताकत झोंक देते, पैसे कमाते, फिर अचानक एक दिन उदास हो नौकरी छोड़ देते। कुछ दिन घर में बैठते, अपने सपनों की मरम्मत करते, जोश भरते, फिर नया काम और फिर पलायन।
यही उनके जीवन का सिलसिला हो गया था। हमारे व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आ रहा था। एक तरफ सुधीर अपने शरीर के प्रति विरक्त रहने लगे, न ठीक से खाना, न सोना, न कपड़ों का ध्यान। बढ़ी हुई दाढ़ी, उलझे बाल और बेतरतीब कपड़ों में भी सुधीर का ज्ञान लोगों को उन्हें किसी महान फकीर से कम नहीं आंकने देता। उधर कभी मैं सुधीर को पाने की लालसा में अच्छे कपड़े पहनती, अच्छे रसोई बनाती, उनकी पसंद का सामान खरीद के लाती। कभी मैं बिल्कुल उदास, वीरान, हर काम से विरक्त हो जाती। काम करना तो दूर, बिस्तर से उठा ही नहीं जाता। हर नई नौकरी, हर नए काम में मैं ये आशा करती कि इस बार सुधीर इसे करते रहेंगे और आखिरकार अपना सपना सच कर पाएंगे। सुधीर का सपना सच होने में मुझे अपना सपना सच होने की आशा दिखती। मुझे लगता उनकी ज़िंदगी से कड़वाहट दूर हो जाएगी तो हमारी ज़िंदगी से भी कड़वाहट दूर हो जाएगी। एक समय ऐसा आया कि लगा सब ठीक हो जाएगा, पर हमारी कहानी में विधाता ने कुछ और लिखा था। सुधीर लिवर सिरोसिस के शिकार हो गए। डॉक्टर ने उनके दिनों की गिनती कर दी थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट मेरे ही हाथों में दी थी। एक पल को मैं लड़खड़ा गई थी। उस समय सुधीर ने ही मुझे संभाला। अब सुधीर को संभालने की मेरी बारी थी। खुद को संयत कर मैं सुधीर की सेवा में लग गई। पूजा पाठ, मंत्र उपचार, गंडा तावीज कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। मुझे याद नहीं कि इन दोनों में एक पल को भी झपकी होंगी। जहाँ मैं सुधीर की सेवा कर रही थी वहीं उनकी नफ़रत मेरे प्रति बढ़ रही थी। उनके अनुसार उनके लिवर सिरोसिस की वजह शराब नहीं, मैं थी। अपने आखिरी दिनों में भी सुधीर के व्यवहार में मेरे प्रति कोई बदलाव नहीं आया। ताकत नहीं होने पर भी ज़ोर ज़ोर से चीखते, मुझ पर इल्ज़ाम लगाते और फिर पस्त पड़ जाते। मैं आंसू बहाती, अपराधी की भांति खड़ी रह जाती। प्रेम का अंकुर जो मेरे मन में अंकुरित हुआ था वो उगा, खिला और मुरझा गया। वही हुआ जो होना था। सुधीर दुनिया छोड़कर चले गए। मेरा जीवन बिल्कुल खाली हो गया। सुधीर मुझसे दूर जाकर मेरे और पास आ गए थे। इतने पास कि हर रात मेरे सपनों में आकर रो रो कर मुझसे कहते, सुधा, आखिर मेरा कसूर क्या था? मेरे सपने क्यों अधूरे रह गए? कभी हौले से मुस्कुरा कर कहते, सुधा, काश तुम मेरे जीवन में ना आई होती। और कभी ज़ोर से चीख कर कहते, मेरी मौत की जिम्मेदार हो तुम। मैं बढ़ी हुई धड़कन के साथ उठ बैठती। सर्दियों के दिनों में भी मेरे कपड़े पसीने से भीग जाते। मेरा अपराध बोध रोज़ मेरे सामने सुधीर को ले आता था, या सुधीर की आत्मा मुझसे अपनी नफ़रत का बदला लेने आती थी, या ये कर्मदंड था। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? उफ, क्या दिन थे वो। मैं ईश्वर के आगे अपनी मृत्यु की भीख मांगती। जिंदगी की थाली में ऐसा कुछ परोस दिया था जो ना लीलते बन रहा था ना उगलते। मेरे दर्द को बढ़ाने में सुधीर के परिचितों के ताने भी थे, जो अक्सर मुझसे कह देते कि अगर मैंने सुधीर को छोड़ दिया होता तो वो इतनी जल्दी दुनिया से न जाता। मैं अपने ही प्यार की हत्या की अपराधिनी घोषित की जा रही थी। कोई और कहता तो मैं इनकार भी कर देती, पर कहीं ना कहीं खुद ही ये बात मुझे खाई जा रही थी। एक अपराध बोध पैदा हो रहा था। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। कोई हमें माफ़ ना करे तो हम उसके विरुद्ध तर्क गढ़ अपने को क्लीन चिट दे देते हैं, पर खुद को ही माफ़ ना कर पाएँ तो? काश ये कहानी कुछ दूसरी होती। काश मैं कभी रोहित से मिली ही ना होती। काश मैंने सुधीर के जीवन में खुशियों के रंग भरे होते। ये सिर्फ काश नहीं थे, कांच की किरचें थीं जो मुझ में गड़ रही थीं, लहूलुहान कर रही थीं। मैं चीखती, चिल्लाती, दीवारों पर हाथ मारती, अपना आपा खो रही थी। मेरी ज़िंदगी में सुबह तो कभी हुई नहीं थी, पर यह रात कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। रात दिन रोते और सोचते मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। ईश्वर में, भक्ति में, घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह अपना समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आखिर मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? ऐसे ही किसी समय में मैंने सुधीर की अलमारी खोल कर एक किताब निकाली जो जीवन के रहस्यों को सुलझाती थी। कुछ दर्द शांत हुआ तो एक के बाद एक किताब निकाल कर पढ़ने लगी। इन्हीं में डॉक्टर ब्रायन रीज की किताब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स भी थी। कुछ कुछ हमारी गीता की तर्ज पर लिखी हुई ये किताब हमें पाप और पुण्य से मुक्त करती है। हम बस सीखने आते हैं, हर जीवन में कुछ नया, कुछ अलग। जो इस जन्म में नहीं सीख पाते वो अगले जन्म में फिर सीखना पड़ता है। हो सकता है आप इस थ्योरी को भ्रम माने, पर मेरे मन को शांति मिलनी शुरू हुई। सुधीर मुझे फिर मिलेंगे, जीवन में प्रेम भरा वो हिस्सा जो हमें साथ साथ
एक दूसरे को समर्पित करना था, उसे फिर से जीने के लिए। पर इस बार सहयात्रा नफरत भरी नहीं, प्रेम भरी होगी। तभी मेरा प्रायश्चित होगा। मैंने ठान लिया था कि मैं अपने को गलाकर सुधीर के प्रेम के लिए तैयार कर लूँगी। अभी भी कुछ किया जा सकता है, ये सोच कर ही मेरे अपराध बोध की तीखी पीड़ा को कुछ हल्का करने के लिए एक पहल थी। मैंने आध्यात्मिक केंद्रों की यात्रा शुरू कर दी। मैं तपस्या की अग्नि में तप कर फिर से सुधीर को पाना चाहती थी। उसी समय श्री लता जी मिली। उन्होंने मेरे मन के घावों को धोया, मरहम लगाया। उन्होंने मेरी पहचान मेरी बेदाग आत्मा से कराई। ध्यान, नियम, संयम, क्या कुछ नहीं सीखा मैंने उनसे। मैं समझ गई थी कि ईश्वर की कहानी के हम सब वो पात्र हैं जिनका उद्गम और अंत तो निश्चित है, परंतु जीवन काल में किसी भी क्षण अपनी कहानी बदल सकने की ताकत रखते हैं। पर हम ही कहानी की धारा के साथ लाचार भाव बहते हुए जीवन को ही अपना प्रारब्ध मान लेते हैं। तब नहीं तो अब सही की तर्ज पर जो भी मेरे पास रुपए व जेवर थे, उन्हें बेचकर एक छोटा सा आश्रम खोला, सुधीर बाल वाटिका, जहाँ अनाथ बेसहारा गरीब बच्चों को शिक्षा और भोजन की व्यवस्था की जाती। यहाँ बच्चों को ध्यान, संयम व व्यायाम की शिक्षा भी दी जाती। सुबह से लेकर रात तक मैंने खुद को आश्रम की सेवा में समर्पित कर दिया। आश्रम के एक हिस्से में उगाई गई सब्जियां और हाथ से बनाया हुआ सामान, जिसमें स्वेटर, शॉल, फ्रॉक, शर्ट, वॉल हैंगिंग आदि भी शामिल थे, शुरू से इस आश्रम को चलाने के लिए आय का एकमात्र साधन थे। परंतु धीरे धीरे कई हाथ सहयोग के लिए बढ़ने लगे और सुधीर का सपना साकार रूप लेने लगा। 2 सूती सफ़ेद साड़ी, 2 वक्त का भोजन, ध्यान, संयम और आश्रम की सेवा व किताबें, मेरा जीवन बस इतने से ही परिभाषित होता है। ये मेरे जीवन की कहानी है जो आश्रम में सबको पता है। इसे सुनकर कोई मुझ पर आरोप लगाए, दुत्कारे या प्रशंसा करे, मैं इन सब से मुक्त हो गई हूँ। फिर भी आश्चर्य है कि आज जहन में वो कहानी फिर उभर आई, जिसे बीते हुए 16 साल हो गए हैं। इन पिछले 16 सालों में बहुत कुछ बदला है। पिताजी सुधीर के पास जा चुके हैं, चाचा जी 15 सालों से लकवाग्रस्त हैं, रोहित का तलाक हो गया है और वो भारत वापस आ गया है। रोहित का मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव आ चुका है और ठुकराया जा चुका है। इन सब के बीच में जो नहीं बदला है वो है ये विश्वास कि कहीं ना कहीं सुधीर मुझे देख रहे हैं। उनकी नफरत एक दिन कम होते होते मिट जाएगी, फिर प्रेम का अंकुर फूटेगा। वही दिन मेरी मुक्ति का दिन होगा। होगा ना सुधीर? अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी मुक्ति। आत्मकथ्य विधा में लिखी इस कहानी में नायिका ने अपने पाप पुण्य से भरी जिंदगी को बहुत ही बेबाकी और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल मिलते हैं फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। नमस्कार।